नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में अब चुनाव बेहद नजदीक आ गए हैं। सरकार जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए उसने मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता चुना है। राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी को मंत्री बनाकर बीजेपी विंध्य महाकौशल और बुंदेलखंड को साधना चाह रही है। साथ ही उसकी नज़र 50% ओबीसी वोट बैंक पर भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार कर ओबीसी वोटर्स को साध लेगी? और आखिर 2 महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है और क्या आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा? आज इन्हीं सवालों की इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले बीजेपी का नया प्लान, जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधने पर ध्यान, शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस का वार। 2 दिन से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें चल रही थी, शुक्रवार को वो अटकलें सच साबित हुई। चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले शिवराज कैबिनेट में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन और राहुल सिंह लोधी को जगह मिली है। इलेक्शन से पहले नेताओं को मंत्रिमंडल जगह मिलने के कई मायने हैं, क्योंकि इसमें 2 ओबीसी नेता हैं। लिहाजा इस विस्तार को चुनावी साल में जातिगत समीकरण, नेताओं की नाराजगी और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही बीजेपी इस विस्तार से विंध्य महाकौशल और बुंदेलखंड को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि महाकौशल की 38 सीटों में से 13 पर बीजेपी काबिज है, तो विंध्य की 30 सीटों में से 24 पर उसका कब्जा है। इसी तरह बुंदेलखंड की 26 सीटों में से 17 बीजेपी के पास है और यही वजह है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार को चुनावी लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे नेतृत्व ने जो फैसला किया है, उचित समय पे उचित फैसला किया है। आसन्न विधानसभा के चुनाव में इसका भरपूर लाभ मिलेगा और हमारा भी प्रयास होगा कि फिर से बीजेपी की सरकार बने। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा का परचम लहरा है। जाहिर है कि प्रदेश में 50% ओबीसी वोटर्स हैं। इनका साथ जिन्हें मिला वो सत्ता के शिखर तक पहुंच ही जाता है। हालांकि अब ये समझ लेते हैं कि जिन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उनका क्षेत्र में कैसा दबदबा है। तो बता दें कि रीवा सीट से 4 बार के विधायक राजेंद्र शुक्ला विंध्या अंचल में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। 2018 के चुनाव में बीजेपी को विंध्य में बड़ी कामयाबी मिली थी। वहीं गौरीशंकर बिसेन को मंत्रिमंडल में जगह देकर बीजेपी ने महाकौशल के सियासी समीकरण भी साधे हैं। बिसेन 7 बार के विधायक और 2 बार के सांसद हैं। महाकौशल से आने वाले बिसेन का बालाघाट समेत कई सीटों पर पवार समाज के बीच खासा प्रभाव है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की नाराजगी दूर करने और उन्हें अपने साथ लाने के लिए लोधी समाज से राहुल लोधी को जगह दी गई है। हालांकि इस विस्तार पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पूरी जमीन खिसक चुकी है, पैरों के नीचे जमीन नहीं बची है। भाजपा का मतदाता भाजपा से नाराज है, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। आज सिर्फ एक वर्ग नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति जिस वर्ग से आता हो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जाति के नाम पे ठगा है, क्षेत्र के नाम पे ठगा है। और अब भारतीय जनता पार्टी इस हालात के अंदर कुछ डैमेज कंट्रोल की कोशिशें कर रही है। ये जनता के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि ये खुद बीजेपी के लिए किया जा रहा है। जनता बड़ी जागरूक है। इधर बीजेपी समीकरण साधने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस भी उसी पर निशाना साधते हुए तंज कस रही है। लेकिन सवाल ये है कि नए मंत्रियों को कामकाज के लिए सिर्फ 1.5 महीने का ही वक्त मिलेगा। ऐसे में बीजेपी जिस रणनीति के तहत ही मंत्रिमंडल विस्तार कर रही है, उसमें कामयाब होगी? क्या ओबीसी वर्ग का साथ उसे मिल पाएगा? खैर, जो भी हो, लेकिन चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार से प्रदेश की सियासत जरूर गर्मा रही है। रिपोर्ट अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में।
नमस्कार। तो फैसले को कैसे देखते हैं, देर आए दुरुस्त आए या बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते? नहीं, सबसे पहले तो मुझे एक जानकारी कृपा करके दीजिए, शपथ हो रही है या हो चुकी है? नहीं होना है। हाँ, तो पहली तो क्योंकि मैं अभी इसलिए थोड़ा सा सुन करके थोड़ा, तो शपथ हो रही है, थोड़ी देर में हो जाएगी ये, ठीक है। चलो इस बार नहीं, ये तो क्या हुआ कि मैं जो भी होगी आपकी प्रतिक्रिया के बाद होगी, जब भी होगी। मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं। मैं लंबे समय से एक बात कहता आ रहा हूं कि वर्तमान सरकार के से कार्यकर्ताओं में बहुत कोई प्रसन्नता नहीं है और मतदाताओं में कोई नाराजगी, बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं है। नाराजगी हो सकती है, एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन आज फिर एक बात स्पष्ट हो रही है कि कार्यकर्ता को बहुत कोई महत्व नहीं दिया गया। इसमें मंत्रिमंडल, यदि ये लोग तीनों ही जिनका नाम हम उल्लेख कर रहे हैं ये मंत्री बनते हैं तो, क्योंकि सबको मालूम है कि ये तीनों लोग जो हैं इनके राजनीतिक समीकरण क्या है। ओबीसी ठीक है, आप अपनी जगह तीनों को मान लीजिए, तीनों ओबीसी, 2 ओबीसी से आते हैं, एक ब्राह्मण समाज से आते हैं। ब्राह्मण समाज को ये अच्छे से मालूम है कि विंध्य क्षेत्र की परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां क्या है, तो इसका लाभ लेने का प्रयास निश्चित रूप से किया जाएगा और होना भी चाहिए। राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इसमें कार्यकर्ताओं को क्या मिला है, बड़ा सवाल ये है मनोज। ये तो ठीक है, आपके पास मंत्रिमंडल के लिए 3-4 सीटें खाली थी, आपने 3 भर दी, लेकिन आज इस सवाल का उत्तर भाजपा के संगठन को और भाजपा की सरकार को खोजना चाहिए, क्योंकि चुनाव से पहले यदि ये संदेश चला जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी यदि सरकार में फिर आती है तो कार्यकर्ताओं के लिए वो क्या करने वाली है। क्योंकि कार्यकर्ता का संगठन में इन्वॉल्वमेंट हम सब ने देखा है, लेकिन 20 बरस की सरकार में कार्यकर्ता का सत्ता में इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा, बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन आपको लग रहा है कि बिना इन्वॉल्वमेंट के चौथी बार सरकार बन जाती? 3 बार, चौथी बार तो कैसे बनी आप हम सबको पता है। आप ये देखिए मनोज जी, मैं आपके सामने बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, 2003 का चुनाव जो है वो एक ऐसा चुनाव था जिसमें दिग्विजय सिंह की पराजय सबको मालूम थी, लेकिन उमा भारती जी का जो अथक प्रयास था और 24 घंटे का जो प्रयास था, क्योंकि मैं उसका साक्षी हूं जी, बिल्कुल अद्भुत प्रयास था, अद्भुत। और उमा भारती जी की लाख कोई आलोचना कर ले, लेकिन जो उनका जनता के बीच में क्रेज है और उमा जी के बारे में जनता के बीच में जिस प्रकार की आस्था है, आस्था शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैंने अनेकों अवसरों पर यह देखा और मुझे खुद स्वयं उमा जी ने ये बात कही कि देखना ये जो आ रही है ये मेरे सर पे रोली कुमकुम चढ़ाएगी, चावल चढ़ाएगी। और वही देखा, थोड़ी सी देर बाद वो आती, रथ के सामने खड़ी होती और उस खिड़की में से सर पे रोली, चावल और फूल ये डाल के नीचे उतरती। लेकिन जैसे मायके से लड़की की विदाई में चावल फेंक के जाती पीछे, अब तो वैसे फेंक दिया पार्टी ने। वही तो आ गई अब बात। तो मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि वो एक समीकरण था 2003 का, उसके का जो प्रभाव था और शिवराज जी का एक चेहरा था, उसने जो है आपको 2008 जिता दिया। 2008 के बाद जनशक्ति का प्रवेश, कांग्रेस और भाजपा को भय और शिवराज जी को की परीक्षा, तो शिवराज जी 2013 की परीक्षा में पास हुए। एक चुनाव है मात्र, और 2018 के चुनाव के बारे में विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता आखिरी समय तक मतदाता से लड़ता रहा, जूझता रहा और मतदाता कार्यकर्ता को परास्त करके शिवराज जी की सरकार बनवाई थी। इस समीकरण को आप भी मेरे शब्दों को समझ लीजिए आप जी, क्योंकि कार्यकर्ता आखिरी 5 दिन तक ये मान रहा था कि हमें सरकार नहीं बनने देना। लेकिन वो तो अतीत हो गया, हम तो अभी की बात कर रहे हैं कि आज की परिस्थिति में इसको कैसे देखा जाए। नहीं, आज की परिस्थिति में साफ हो गया ना कि कार्यकर्ता के बारे में जब तक आप विचार नहीं करेंगे, आसान जीत की संभावना नहीं है। कोई जनता नाराज नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्यकर्ता को संतुष्ट भाव नहीं है, इसलिए ये सारी परेशानी हो रही है। अब उनके नेताओं को साधने का प्रयास किया, जैसे विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र में गड़बड़ हो गई। आप थोड़े दिन पहले मिश्रा जी ने भाजपा ज्वाइन करी और आपने इनको जो है मंत्रिमंडल में लेने का निर्णय ले लिया। इसी प्रकार से आपको मालूम है कि महाकौशल मिश्रा, नीलम मिश्रा का कह रहे हैं आप शायद। जी बिल्कुल, बात उन्हीं का कह रहा हूं। तो उनके कारण ही तो सारा वो आपस में जो क्यों छूटे थे। अब और इनका गौरीशंकर बिसेन जी का एक अपना प्रभाव है, ये कमलनाथ जी के विरुद्ध भी हैं और प्रहलाद पटेल के विरुद्ध भी हैं।
तो आप इस राजनीति को समझिए कि कहीं न कहीं ये गणित है। और उधर उमा भारती जी के पहले प्रीतम लोधी को टिकट दी गई और अब उनके भतीजी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। यानी कि जिस चावल को बाहर फेंकने की बात आप कह रहे हो, उसको जो है अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि उमा भारती जी का बहुत प्रभाव है, आज भी हम नहीं नकार सकते, इसलिए उनको अब शामिल, क्योंकि अब 20 साल की सरकार हो गई, स्वाभाविक रूप से कुछ बातें होती हैं जिसके कारण अब जब तक सारे नेता एक साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता को उस रूप में नहीं लाया जा सकता। और मुझे लगता है ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, ये उसी समीकरण को देख करके बनाया गया है। इसको कोई जनता को प्रभावित करने के लिए या कार्यकर्ता को प्रभावित करने के लिए केवल नहीं, नेताओं की चिंता की गई। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है कि अगर ओबलाइज करना था तो अभी क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल में समय तो लंबे समय से खाली थे, तब कर सकते थे। दूसरा, अगर गौरीशंकर बिसेन की बात करें कि पवार समाज में प्रभाव है, वो खुद कह चुके हैं कि पार्टी अगर चाहेगी तो मेरी बेटी को टिकट दे दे या मैं छिंदवाड़ा से लड़ने को तैयार हूँ कमलनाथ के खिलाफ लोकसभा में। उनको वैसे भी पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना रखा था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रखा था, पूरे प्रदेश में घूमने के लिए स्वतंत्र थे, फिर उनको ही मंत्रिमंडल क्यों स्थान? और पहली बार ऐसा हो रहा है, बीजेपी जो आरोप लगाती थी कि पिछली कमलनाथ सरकार में पहली बार के आए लोगों को मंत्री बना दिया, उस पार्टी पर पार्टी भी खुद जाती दिख रही है। देखिए मनोज जी, इस बार जो निर्णय हुआ है और जिस समय ये निर्णय हुआ है उसके राजनीतिक मायने हैं, राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए वो निर्णय हुआ है। आप उससे जनता को क्या फायदा होगा, कार्यकर्ताओं को क्या फायदा होगा, निश्चित तौर पर इसमें पार्टी ने कोई वो नहीं दिया कि इस फोकस वो नहीं है, क्योंकि उनके पास समय भी नहीं है ना। समय 1.5 माह ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, वो 2 माह कर लेंगे, तो करने को उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन नेताओं को साथ कर, क्षेत्र को साथ कर, बड़े नेताओं में जो नाराजगी थी उसे दूर करके कुछ हासिल करने की, कुछ प्लस करने की कोशिश की गई। गौरीशंकर बिसेन की आपने बात की, निश्चित तौर पर उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, लेकिन जो धमक है, एक जो कह सकते हैं आभा मंडल है, वो कैबिनेट मंत्री में है, मतलब दर्जे में नहीं है मनोज जी। तो वो आभा मंडल देने की कोशिश की गई है ताकि आप महाकौशल में अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्लस करा सकें, और जो आपके सुर थे उन सुरों को थोड़ा पार्टी के पक्ष में कर सकें। तो निश्चित तौर पर एक लाभ लेने की कोशिश की गई। छिंदवाड़ा में खासकर कमलनाथ के गढ़ में किस तरह से फायदा मिल जाए। यदि गौरीशंकर बिसेन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर या मंत्री बनाकर फायदा मिलता है तो पार्टी क्यों कोशिश नहीं करेगी। हर वो कदम चल रही है पार्टी, हर वो कदम उठा रही है जिससे उसको प्लस हो, जिसको उसको चुनाव में फायदा हो। वही हम राहुल लोधी की बात कर रहे हैं। देखिए, पहले भी कह चुके हैं, परिवारवाद के नाम पर वंशवाद की अलग अलग व्याख्या कर दी। पहले कहा 75 प्लस को हम टिकट नहीं देंगे, चुनाव मैदान में नहीं उतारेंगे, लेकिन आप देखिए उसी पार्टी ने 75 प्लस के लोगों को टिकट दिया और बाद में किनारा कर लिया कि ऐसा कोई फार्मूला हमने बनाया नहीं। अमित शाह खुद इस बात को कह गए, इससे पहले नड्डा जी आते हैं, वो कहते हैं हम कुछ सीटें हार जाएंगे लेकिन हम परिवारवाद में किसी को बढ़ावा नहीं देंगे, परिवारवाद नहीं चलने देंगे। आप देखिए उपचुनाव में उस आधार पर टिकट काट दिया जाता है। लेकिन अभी अमित शाह आते हैं लेकिन वो कह जाते हैं कि परिवारवाद वो नहीं है, परिवारवाद तो वो है, वंशवाद है, जो एक ही परिवार की परिपाटी चली आ रही है, एक ही परिवार पार्टी को चला रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, एनसीपी हो, ये तमाम पार्टियों के नाम गिना दिए उन्होंने एक तरह से एक राह बना दी। बावजूद ये सारी पार्टियां बीजेपी के लिए अपने अपने क्षेत्र में चुनौती तो बनी हुई है निश्चित तौर पर। तो आप देखिए उन्होंने एक राह निकाल दी कि यदि मध्य प्रदेश में जीतने वाला कोई विधायक का, किसी मंत्री का रिश्तेदार है, किसी पूर्व सांसद का रिश्तेदार है या किसी परिवार से आता है, वो राजनीतिक परिवार से, उसके मतलब परिवार के कोई सदस्य बीजेपी में बड़े पदों पर रहे हो, सांसद रहे हो, विधायक रहे हो, मंत्री रहे हो, सीएम रहे हो, इससे कोई परहेज नहीं होने, सिर्फ जीतना। अब एक लक्ष्य बचा है, सिर्फ जीतना। और जीतने के लिए यदि उमा भारती लगातार नाराज चल रही थी, वो लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी, राहुल लोधी को यदि मंत्री बनाने से उनकी नाराजगी कम हो जाती है, वो पार्टी के फेवर में प्रचार कर लेती हैं, पार्टी को कुछ प्लस हो जाता है, तो इसलिए बना दिया। उसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई ये संविधान का लिखा हुआ तो नहीं है, संविधान में भी संशोधन हो जाता है कि पार्टी ने कह दिया कि एक बार में आए, पहली बार जीते व्यक्ति को हम मंत्री नहीं बनाएंगे। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। और ये तो परंपराएं हैं, या जो कह सकते हो आप कि किसी को काटने के लिए, किसी को ज्यादा दावेदार खड़े ना हो जाएं, इसलिए कह दिया जाता है कि पहली बार को नहीं बनाएंगे हम। तो ये सब बनाए हुए हैं जिनसे लाभ होता है, वहां कोई फार्मूला नहीं चलता, वहां कोई गाइडलाइन नहीं चलती। इसी वजह से राहुल लोधी का नाम आ गया, इसी वजह से गौरीशंकर बिसेन का नाम आ गया, राजन शुक्ला का भी इसलिए नाम आ गया कि वहां देखिए आप मिश्रा जी को ले आए, तो जो गुटबाजी थी, जो तनाव था, जो झगड़ा था, उसको दूर करना था, कहीं गुटबाजी का नुकसान बिंद में ना हो जाए।
तो आपने उनको मंत्री बना दिया। तो ये सब समीकरण राजनीतिक हैं, इसलिए हैं कि चुनाव में नुकसान ना हो, चुनाव में किस तरह से फायदा पहुंच सकता है, यदि कोई नाराज है उसको किस तरह से मनाया जा सकता है, किसी को मंत्री पद देने से यदि वहां के क्षेत्र के जनता या कार्यकर्ता थोड़े संतुष्ट हो सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा संतुष्ट करने की कोशिश है। अब इसका कितना लाभ मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, लेकिन इस आधार पर ही निर्णय होते हैं कि लाभ मिले चुनाव तो शर्मा जी लाभ मिले अगर। लेकिन बात ये जा रही थी कि सीधी कांड के बाद जिस प्रकार से एक्शन हुआ था तो कहा जा रहा था कि ब्राह्मण नाराज है, लेकिन जिस पार्टी का अध्यक्ष ब्राह्मण हो, विधानसभा अध्यक्ष ब्राह्मण है, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा ऐसे दिग्गज ब्राह्मण मंत्री है, तो राजेंद्र शुक्ल ही क्यों, कोई और भी हो सकता था विंध्य से। क्षेत्रीय समीकरणों के साथ राजनीतिक संबंधों का भी ध्यान रखा जाता है और मुझे ये लगता है कि इन परिस्थितियों में राजेंद्र शुक्ला ये एक बेहतर उपाय है। तो संबंधों में तो फिर रामपाल सिंह भी सोच रहे होंगे कि मुझसे क्या गलती हो गई। नहीं, रामपाल सिंह एडजस्ट कर दिया पहले ही, उनको पहले ही कैबिनेट मंत्री बना दिया। वो तो गौरीशंकर बिसेन भी है। नहीं, गौरीशंकर बिसेन का मामला मैं अब और स्पष्ट कर देता हूँ जी। एक्चुअल में क्या है, मंत्री बनना और जनता के बीच में जाके काम करने का मतलब नहीं है। एक बड़ी खुशी होती है ये मन में कि हमें मंत्री बना दिया, हमारे नेता को मंत्री बना दिया, ये एक वातावरण बनता है। आप मनोज जी बरसों तक किसी भी अपने साथ जो है मेहनत करते रहिए किसी के साथ और आपको अंत तक कुछ भी नहीं मिले तो आपके लोग, आपके मित्र, आपके साथी आपको ये कहेंगे कि क्या करा 30 साल से, क्या करा 15 साल से, क्या करा 5 साल से, आपको तो रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया। ये एक बड़ा असर होता है। लेकिन 7 बार विधायक, 2 बार सांसद, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, और क्या करते समर्थक को, और क्या चाहिए, फिर तो मुख्यमंत्री पद ही बचा है। इससे ज्यादा आउटपुट भी वापसी में मिलेगा, ये इसको भी समझिए साथ आप, क्योंकि मैं हर एक आदमी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन गौरीशंकर बिसेन जी का ये है कि वो पूरे बालाघाट, छिंदवाड़ा, इन पूरे क्षेत्रों में 10 से 15 सीटों, 17 सीटों को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए मनोज जी मैं उन लोगों की कभी वकालत नहीं करता जो अपने पड़ोस की सीट को हिला भी नहीं सकते। मैं इसीलिए आपको, इसलिए तो हमने कहा कि आपको शायद इसी वजह से आपका इशारा है कि रामपाल को नहीं बनाया गया। नहीं, रामपाल अपनी बचा ले पहले तो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उमा भारती जी पूरे देश में प्रभाव रखती हैं, इसलिए राहुल लोधी को मंत्री बनाए जाने का बहुत बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन उमा जी ने यदि सक्रियता दिखा दी तो जो कांग्रेस की तरफ से जो कहा जाता है ना कि बन गए, कोई बन गए का मामला एकदम से खत्म हो जाएगा। शिवराज जी का इन सबका प्रभाव है, मैं इनको कोई मना नहीं करता, लेकिन यदि उमा जी प्लस हो गई तो जो बात कहीं समीकरण बनते दिख भी रहे होंगे कि हल्का जो है हंग असेंबली बन जाएगी, उसकी पूरी तौर पर संभावना समाप्त हो जाएगी। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने इनको 2003 से क्या कहूं, 2003 से तो मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। तो इसलिए मनोज जी ये जो समीकरण है ये केवल इसलिए नहीं है। आपको एक बड़ी जानकारी महत्वपूर्ण देता हूं, कैलाश जोशी जी के सुपुत्र दीपक जोशी जी आजकल कांग्रेस में है। बिल्कुल 2 बार के विधायक हुए, मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए तय हुआ कि भाई इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी गए पटवा जी के पास और उनसे पूछा कि दीपक जो है वो 2 बार का विधायक हो गया, आपकी अनुमति हो तो उन्हें मंत्री बनाओ। तो उन्होंने कहा कि फिर सुरेंद्र भी तो 2 बार का विधायक है। तो उन्होंने कहा 2 बार का कहां से विधायक हुआ, एक बार का तो है ही। तो पटवा जी कहने लगे एक बार हारा हुआ विधायक है, एक बार जीता हुआ विधायक है, मंत्रिमंडल में ले लो। तो आज ये बात तो उमा भारती जी के भाई उस पर लागू हो रही है। तो वो तो 2-3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं ना, इसलिए हो गए वो तो। और ये समीकरण किस पर लागू होते हैं आप बताइए? आम आदमी पर लागू होने वाली चीजों को आप तो शायद सुरेश पचौरी इसीलिए केंद्रीय मंत्री बन गए। उन्होंने कहा तो कभी जीते ही नहीं है, बार के हारे हुए ही है। अब हर आदमी की तुलना तो मैं नहीं कर सकता। सुरेश पचौरी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में क्या टिप्पणी करूंगा। तो ब्रजेश जी हमने देखा कि कोलारस मुंगावली के उपचुनाव के पहले भी 3 मंत्री बनाए गए थे। उनमें एक नाम जालम सिंह पटेल था, एक पाटीदार जी थे, लेकिन पार्टी को नतीजे अनुरूप नहीं मिले थे। तो क्या हर बार ये फार्मूला हम कहते हैं एक जैसा नहीं होगा कि ज़रूरी नहीं उस जैसे रिजल्ट आए, लेकिन फिर भी जो शर्मा जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना था, लेकिन जब आप नेताओं को संतुष्ट करेंगे तो कार्यकर्ता का ध्यान कहाँ से है? और कार्यकर्ता का ध्यान तब रखोगे आप जब आप उसको सांसद विधायक का टिकट दोगे, जब वो जीतेगा तब तो उसका ध्यान रखोगे। लेकिन अगर उस कार्यकर्ता को जैसे आप जिता दे तो वो बड़ा लीडर हो जाता है, फिर वो सबसे पहले कार्यकर्ताओं को भूलता है।
कार्यकर्ताओं से ध्यान रखने से अभिप्राय क्या मनोज? कार्यकर्ता तो ये भी रहे होंगे ना, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता बने, तब तो अधिक कार्यकर्ता नहीं। मैं बीच में आपके शर्मा जी बोलिए। कार्यकर्ता का अभिप्राय ये है कि इंदौर जैसी गरिमापूर्ण सीट पर जहां दिग्गज से दिग्गजों शंकर ललवानी का पार्लियामेंट में जाना, खंडवा की जिस सीट से जो सज्जन जीत करके गए हैं वो बहुत सामान्य, हाँ पाटिल जी और मेरे मित्र हैं, वो पाटिल जी जो हैं वो सामान्य हैं, ज्ञानेंद्र पाटिल वो मेरे मित्र हैं और हम लोगों ने 2003 में हम जो है उनके साथ बैठ के खूब जो है जलेबी और दही खाया। मैं कहना ये चाहता हूं, इनको टिकट दे करके लोकसभा तक पहुंचा देना कार्यकर्ता का सम्मान है। आप अपनी बात करें जी। तो शर्मा जी, कार्यकर्ताओं का सम्मान तो रखती है ना, जो पार्टी जिनको टिकट देती है वो कार्यकर्ता ही रहते हैं, लेकिन अभी उनको यदि मंत्री बनाने से कोई फायदा क्या था? फायदा जो निर्णय मैंने पहले भी कहा, शर्मा जी का भी इशारा उसी तरफ था कि राजनीतिक फायदा क्या है, कैसे मिलेगा, चुनाव में फायदा खासकर कैसे मिलेगा। अब जब हम चुनाव के मूड में आ गए हैं, चुनावी प्रक्रिया में प्रवेश कर गए, एक तरह से आपने 39 उम्मीदवार तो घोषित कर ही दिए ना, तो इनके उम्मीदवार तो आपने घोषित कर दिए, इसके बाद यदि इनको कैबिनेट में लिया है, आपने मंत्रिमंडल में लिया है, तो निश्चित तौर पर इसके चुनावी मकसद है मनोज जी, चुनावी लाभ के लिए लिया गया है। और यही वजह है कि जो निर्णय हुए हैं इनके। रही बात, आपने जालम सिंह पटेल की बात कही, जालम सिंह पटेल को पहले लिया था। अब मैंने पहले भी कहा था कि इनके मंत्री बनाने से फायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो अलग बात है, लेकिन अभी तो ये देखा जा रहा है ना कि इनके बनने से फायदा हो सकता है। तो हो सकने की जो उम्मीद है उसके लिए कि उमा भारती सक्रिय हो जाएंगी, कि राहुल लोधी को बना दिया तो उमा भारती का पक्ष आ जाएगा या वो फेवर में आ जाएंगी, सक्रिय हो जाएंगी, तो उससे पार्टी को फायदा होगा। गौरी शंकर बिसेन सोचेंगे और ताकत से लगें तो उसका फायदा मिल जाएगा। राजेंद्र शुक्ला के सक्रिय हो जाने से उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक तो जब ये कहेंगे बिंद में बार बार बात क्यों उठती थी कि बिंद में आपने राजेंद्र शुक्ला को क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बिंद से आपको इतनी सफलता मिली थी। निश्चित तौर पर गिरीश गौतम है, वहां से और भी मंत्री हैं, लेकिन एक राजेंद्र शुक्ला बड़ा नाम था मनोज जी। यदि वो मंत्री बन जाते चुनाव से पहले तो ये उम्मीद होती है कार्यकर्ताओं को, अगली सरकार बनेगी तो मंत्री रहेंगे, पहले की परिस्थितियां अलग थी। तो ये एक संदेश देने की कोशिश है ना। पिछली बार सिंधिया के साथ लोग आए थे, इस वजह से हम अपने लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाए। 4 पद बने थे, पहले बना देते, जो आपने सवाल किया था, तो पहले बना देते तो ज्यादा गुटबाजी नजर आती, क्योंकि दावेदार बहुत सारे थे। अब तो देखिए, जिनको उम्मीद थी यदि नहीं भी बने तो उनको मालूम है अब तो 1.5 महीने के लिए बन जाएंगे तो क्या कर लेंगे। तो जो आपने एक गुटबाजी दिखती, नाराजगी दिखती, वो ज्यादा नुकसान करती, अब वो नुकसान नहीं करेगी। एक बहाना इन मंत्रियों के पास भी होगा कि अगर कुछ अनहोनी हुई तो कह सकते हैं कि 1.5 महीने में हम क्या क्या कर सकते थे, लेकिन अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। जी शर्मा जी। एक सूचना ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार में सारे समीकरण साधने के प्रयास किए जाते हैं हर बार, और जो छूट जाते हैं उनके लिए कुछ और बहाना होता है, और जो शामिल किए जाते हैं उनके पक्ष में कई सारे तर्क होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा चुनाव में, इसके लिए थोड़ा सा भी हमको इंतजार करना होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।